हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, तो इस पार्ट में जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल जो है उसको अपने को सरल करने हैं। और वो जो न्यूमेरिकल अपन 2-3 टाइप के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो न्यूमेरिकल आज अपन करने वाले हैं वो है व्हाइट स्टोन ब्रिज पर। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि व्हाइट स्टोन ब्रिज होता क्या है। तो व्हाइट स्टोन ब्रिज अगर अपन प्रतिरोधों के लिए पढ़े, आगे के चैप्टर में पढ़ा जाएगा, तो प्रतिरोधों के लिए पढ़े तो कितने प्रतिरोधों का संयोजन होता है? ये 4 प्रतिरोधों का ये संयोजन होता है। एक P प्रतिरोध, एक R, Q और S। ये 4 किस क्रम में होने चाहिए? तो मान लो जिस तरीके से अगर ये भुजा यहाँ पर नहीं है तब ये क्या है, P और R श्रेणी क्रम में है। P और R किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ध्यान दो भी, अगर ये वाली भुजा नहीं है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर ये अपन नहीं माने तो P और R किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। और Q और S किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इनमें समान धारा जाती है और इसमें समान धारा जाती है। अभी यहाँ अपन ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ भुजा है कौन सी? C और D के बीच में एक भुजा है CD भुजा, जिसमें क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर धारा मापी होता है, ठीक है। अब अगर इसमें धारा का मान 0 होता है इस वाली भुजा में, या गैल्वेनोमीटर अपने को धारा कितनी बताता है? 0 विक्षेप पर बताता है, ठीक है। इस वाली भुजा को में जो धारा है उसको कितना मान लिया? IG, और इसको माना अपन ने कितना? 0। अगर ये 0 होता है तब अपन कहते हैं कि व्हाइट स्टोन सेतु की यह अवस्था कौन सी है? संतुलन अवस्था। तो डिटेल से अभी इसमें नहीं पढ़ना, प्रतिरोध के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। एक बार सीधा सीधा आप ये ध्यान दो कि जो व्हाइट स्टोन सेतु होता है 4 प्रतिरोधों का इस प्रकार से संयोजन होता है, और उसमें इन 2 बिंदुओं के मध्य वाली भुजा पर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। यदि इस गैल्वेनोमीटर वाली भुजा में प्रवाहित धारा IG का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, तब इस विशेष अवस्था को अपन क्या कहते हैं? व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। फिर अपन इस संतुलन अवस्था के लिए एक प्रतिबंध है वो प्राप्त करते हैं। मतलब कब इस भुजा में धारा 0 होगी? तो इसके लिए ये जरूरी है कि P/Q बराबर क्या होना चाहिए? R/S। ये चारों क्या है? इन प्रतिरोधों के मान, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, R यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ, तो P/R बराबर Q/S। तो इनका मतलब क्या हो गया? इनका मतलब ये है कि P का Q के साथ अनुपात और R का S के साथ अनुपात, या PR का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए? QS के। तो इसको अपन बोलते हैं अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो क्या हो? समान हो। तो वह व्हाइट स्टोन सेतु किस अवस्था में कहलाता है? संतुलन अवस्था में। मतलब ये वाली जब शर्त लगती है तब IG का मान होता है 0, और IG का मान 0 होता है मतलब इस भुजा में कोई धारा नहीं जाएगी। अब अगर इस भुजा में अपन कोई प्रतिरोध लगाए तो उस प्रतिरोध को अपन न के बराबर मानेंगे, ठीक है, कि वो कार्य नहीं करेगा, उससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अपन किसके लिए समझ सकते हैं? कैपेसिटर के लिए समझ सकते हैं, संधारित्र के लिए समझ सकते हैं। कितने संधारित्र? 4 संधारित्र P, R, Q ऐसे लगे हुए होने चाहिए। बीच वाली भुजा जो गैल्वेनोमीटर जिसमें लगा हुआ है, अगर यहाँ पर इस तरीके से ये कैपेसिटर की जो संधारित्र जो है वो उनकी धारिताओं का अनुपात बराबर हो जाए तब अपन क्या कहेंगे? इस भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी। और जैसे अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगाओ न लगाओ कोई बात नहीं है, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं। तो वैसे ही अगर ये अनुपात बराबर होता है संधारित्रों के लिए, तो इस वाली भुजा में अगर कोई कैपेसिटर संधारित्र जोड़ भी देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। उनको अपन धारिता, जो तुल्य धारिता का जो व्यंजक प्राप्त करते हैं उसमें वो अपन मानते नहीं, उनको उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस पर एक सरल सा न्यूमेरिकल अपन पहले करें, और ये ध्यान रखो कि ये अपन ने प्रतिरोध के लिए समझा है, ठीक है। सेम कैपेसिटर संधारित्र के लिए होता है। तो अपन संधारित्र के न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो न्यूमेरिकल सिर्फ संधारित्र के ही पढ़ने, प्रतिरोध के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो एक अपन इस तरीके से मान लो कि ये कोई कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की जो धारिता है वो है 2 माइक्रोफेड। दूसरा कैपेसिटर, इसकी धारिता मान लो 4 माइक्रोफेड। और एक और कैपेसिटर यहाँ लगा रहे हैं अपन, इसकी धारिता 8 माइक्रोफेड। और यहाँ एक कैपेसिटर लगा रहे हैं, उसकी धारिता 16 माइक्रोफेड। ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में भी एक कैपेसिटर इस तरीके से अपन प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस पर अपन ये मान लेते हैं कितना, ये 5 माइक्रोफेड। कितनी धारिता का ये? 5 माइक्रोफेड धारिता का। इस बिंदु को ए और इस बिंदु को क्या लिखा? बी। अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता जो है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता का व्यंजक या मान प्राप्त करना है, उन दोनों बिंदुओं को अपन कैसे मानते हैं कि उनमें से एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु बैटरी के पॉजिटिव से मानते हैं जुड़ा हुआ, और दूसरा बिंदु बैटरी के नेगेटिव से मानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो कि ऐसे प्रतिरोध जब होते हैं या धारिताओं के संधारित्र जब होते हैं, तब क्या हो सकता है? वहाँ पर व्हाइट स्टोन सेतु होगा, और हो सकता है क्या उसकी संतुलन अवस्था में हो वो। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया होगा ये क्या बन रहा है, एक व्हाइट स्टोन सेतु। सेम ही है ना ये भाई, एक अपन पॉजिटिव से मान लेंगे और बी को नेगेटिव से मान लेंगे। ठीक है, तो ये एक व्हाइट स्टोन ब्रिज है। उसके बाद में इस व्हाइट स्टोन ब्रिज के लिए अपन देखते हैं कि ये संतुलन अवस्था में है या नहीं, मतलब इस वाली भुजा में धारा जाएगी या नहीं जाएगी। कौन सी भुजा में? तो यहाँ अपन लिख देते हैं इसको सी और इसको डी। सी डी भुजा में धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, ये देखना है। तो इसके लिए ये होना जरूरी है। तो आप देखो 2/8, तो 2/8 मतलब P/Q, जैसे वहाँ लिखा है P/Q। और ऐसे ही R/S, तो R/S कितना है? 4/16। ये अनुपात बराबर है क्या भाई? 1/4, 1/4 अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर नहीं होता तो यहाँ क्रॉस कर देते हैं अपन इसको। अब ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब कौन सी जो शर्त है, प्रतिबंध है, वो संतुष्ट हो रहा है यहाँ पर, संतुलन अवस्था का। तो आप क्या कहोगे कि यह है किस अवस्था में है व्हाइट स्टोन? संतुलन अवस्था में। ये व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में। इसका मतलब क्या हो गया? इस वाली भुजा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या नाम लिखा है इसका? CD। तो आप लिखोगे कि CD में धारा प्रवाहित नहीं होगी, या धारा प्रवाह कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये जो 5 माइक्रोफेड है, इसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको अपन हटा सकते हैं। तुल्य धारिता में इसको अपन नहीं लेंगे। अब इसके बाद में ध्यान दो, जैसे आप इसको हटा दोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो अपन समझने के लिए कि भाई ये नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर, आप इसको गिनती में नहीं लोगे। अब किन किन के बीच में ज्ञात करनी है? ए और बी के। तो अगर इस तरीके से बैटरी से नहीं जोड़ा गया जैसे इसमें लिखा हुआ, तो आप इसमें काल्पनिक तरीके से, ठीक है, इसको ऐसे आप दर्शा सकते हो कि ये किससे जुड़ा हुआ? प्लस से, और ये किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से। अब ये जो धारा यहाँ से ऐसे प्रवाहित होगी, ए तक पहुँचेगी, वो ए तक जाने वाली धारा यहाँ कुछ इसमें चली जाती है, मान लो कितनी है? I1, और शेष कितनी है? मान लो I2, तो शेष इसमें चली जाती है। अब ये I1 धारा यहाँ सेम 4 माइक्रोफेड में भी वही जाएगी। 2 माइक्रोफेड में कितनी है? I1, तो 4 माइक्रोफेड में भी क्या होगी? I1। क्यों? क्योंकि इसमें तो जाएगी नहीं धारा। यहाँ पर ने लिखा व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर इसमें I1 है 2 माइक्रोफेड के लिए, तो यहाँ भी क्या होगा? 2 माइक्रोफेड। तो ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। ऐसे ही ध्यान दो, ये वाले दो 8 माइक्रोफेड और 16 माइक्रोफेड, ये भी श्रेणी क्रम में। यहाँ जो धारा आ रही थी ए पर, वो कुछ तो इसमें चली गई, शेष किस में आ रही है? 8 में आ रही है। और वो जो शेष I2 है 8 में, और वही कितने में?
16 में। इसका मतलब 8 और 16 किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में। तो अब आपको क्या ज्ञात करना, इन 2 माइक्रोफेड और 4 माइक्रोफेड के श्रेणी क्रम का या श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता। ठीक है, इस तुल्यधारिता को क्या मान लिया? C1। ठीक है, तो अब देखो श्रेणी क्रम के लिए कैसे ज्ञात करते हैं? तो 1/C1 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? 1/, प्लस 1/, दूसरा। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/, कितना है? 4। और लघुत्तम लेके जब सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 मतलब 3/4। और आपने तुल्यधारिता कितनी मानी है? C1। तो C1 की वैल्यू हो गई 4/3 माइक्रोफेड। माइक्रोफेड में है ना ये, 4/3 माइक्रोफेड। अब उसके बाद में आपको पता है कि ये 8 और 16 दोनों में बराबर धारा जा रही है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइक्रोफेड और 16 माइक्रोफेड। 8 माइक्रोफेड और 16 माइक्रोफेड किस क्रम में है? श्रेणी में। आप लिखोगे इनकी तुल्यधारिता मान ली कितनी है? C2। तुल्यधारिता C2। तो इसको भी अपन कैसे ज्ञात करेंगे? सेम इसी तरीके से 1/C2 किसके बराबर होगा? 1/8 प्लस 1/16। तो 1/8 प्लस 1/16 जैसे ही लघुत्तम लेके करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/16। ये तो किसका मान है? 1/C2 का। और यहाँ से आप लिख सकते हो कि C2 का मान कितना आ गया? C2 का मान आ गया 16/3 माइक्रोफेड। ठीक है, अब उसके बाद में ध्यान दो कि 2 और 4 का तुल्यधारिता अपन ने ज्ञात की और वो किसके बराबर आई? 4/3। इसका मतलब इन दोनों को हटा सकते हैं अपन, इन दोनों को हटा सकते हैं और उसकी जगह अपन कितना लगा सकते हैं? उसकी जगह अपन लगा सकते हैं 4/3। तो यहाँ अगर अपन देखें ये अलग न्यूमेरिकल है जो इसी बेस पर होगा। ठीक है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले ये जो अपन कर रहे हैं इसी को ध्यान दो। तो इसमें आगे अगर अपन करें तो आप दोबारा से डायग्राम बना लो। ये A और ये B परिपथ के 2 बिंदु। अब उसमें A और B के इस वाली भुजा में जो धारिताएं थी उनकी जगह कितनी धारिता आ गई? 4/3। तो अब इनके बीच में 4/3 धारिता का संधारित्र लगा दिया। फिर से इस A से B तक भुजा जो है, इस भुजा में 8 और 16 माइक्रोफेड के जो 2 संधारित्र थे उनकी जगह कितने संधारित्र का कितने धारिता का संधारित्र? 16/3। तो इस तरीके से आपने ये 16/3 का लगाया। अब देखो दोबारा से ये A बिंदु ये B बिंदु, इनके बीच में आपको तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन यही था। तो यहाँ से ध्यान दो, A से जो धारा आ रही है जो प्लस सिरे से आपने माना है जोड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ धारा इसमें चली गई, शेष केस में चली गई इसमें। तो धारा क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। धारा जब किसी बिंदु पर बंट जाती है ना तो वो फिर कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। अब इनकी तुल्यधारिता कितनी मान ली? C। और समांतर क्रम में कैसे ज्ञात करते हैं? उन सबको डायरेक्टली जोड़कर। तो यहाँ हो गया 4/3 प्लस 16/3 और ये कितना आएगा? 20/3 माइक्रोफेड। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, 20/3 माइक्रोफेड। ये अपना एक न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल 1। ठीक है, जो किस पर आधारित है? वो है व्हाइट स्टोन सेतु पर। जैसा आपने व्हाइट स्टोन सेतु पढ़ा डायरेक्टली उसी प्रकार का इस पर न्यूमेरिकल। तो आप ये डायरेक्टली ध्यान रखो कि जब भी व्हाइट स्टोन सेतु बनता है, ठीक है, तो ये वाले प्रतिरोध दोनों किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। कब? तो ये वाली भुजा नहीं होनी चाहिए। ये वाली भुजा कब हट जाएगी? जब वो संतुलन अवस्था में होगा। ठीक है, जैसे ये संतुलन अवस्था में होगा तो इसके लिए इसका अनुपात इन अनुपात के बराबर होना चाहिए, तब ये भुजा हट जाएगी, मतलब इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तब ये P और R मतलब ये श्रेणी क्रम में और ये श्रेणी क्रम में, इनकी जगह तुल्य मान ज्ञात करेंगे और उनकी जगह
वो जो तुल्य है वो मान रख देंगे, फिर वो किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था डायरेक्टली। अब उसके बाद में ये जो क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल 2 लिखा हुआ है, ये वाला भी व्हाइट स्टोन सेतु से ही सरल होगा। ये जो न्यूमेरिकल है इसको भी अपन किससे सरल करेंगे, व्हाइट स्टोन सेतु से। तो ठीक है, एक बार आप इसको अपन हटा दें यहाँ से, तो फिर ये दूसरा समझ। ध्यान दो, इसको अगर अपन डायरेक्टली समझने की कोशिश करें तो हो सकता है अपने को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से जो संधारित्र है वो श्रेणी में है और कौन से समांतर क्रम में। तो इसके लिए आप ध्यान रखो कि ये जो है वो व्हाइट स्टोन ही है, लेकिन वो किस प्रकार से बनेगा वो ब्रिज, वो व्हाइट स्टोन ब्रिज। तो इसके लिए ये सी बिंदु और ये डी बिंदु, ठीक है, अगर अपन इसको इस प्रकार से सरल करें कि सी और डी, सी को यहाँ से पकड़ के, डी को पकड़ के, सी को ऊपर की तरफ और डी को नीचे की तरफ लेके आएंगे ना, दोबारा से सी बिंदु और डी बिंदु, सी को पकड़ के ऊपर की तरफ और डी को नीचे की तरफ लेके आएंगे ना, तो ये वाली संरचना बन जाएगा, ये वाले जो ब्रिज है वो बन जाएगा। तो किस प्रकार से होगा, ध्यान दो, यहाँ सी को आप ऊपर लेके गए, डी को यहाँ से नीचे की तरफ लेके आए, तो इस तरीके से ये आपने लिखा सी और यहाँ लिखा क्या, डी। अब देखो सी और डी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है, और उसकी धारिता यहाँ कितनी लिखी हुई है, उसकी धारिता लिखी हुई है टी। ठीक है, उसके बाद में आगे आप ध्यान दो, एक साइड बिंदु क्या है ए और एक साइड बिंदु क्या है बी। टोटल बिंदु कितने हैं यहाँ पे, 4, ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब ए बिंदु आपने यहाँ लिखा जैसे इस परिपथ में है, और बी बिंदु आपने यहाँ लिखा। अब आगे जैसे संधारित्र इसमें जोड़े गए वैसे इसमें जोड़ो, तो सी से ए, सी से ए, इनके मध्य एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी सी और ए के मध्य एक संधारित्र जोड़ देते हैं अपन। और कितनी धारिता का संधारित्र है वो है पी धारिता का संधारित्र। समझ आ रहा है, ये सी और ए के मध्य एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता कितनी है, पी। उसके बाद में ध्यान दो आगे, ये जो अपन लिख रहे हैं कि भाई सी और कौन सा बिंदु है ये, भाई यहाँ से लेकर ये बी बिंदु ये, ठीक है, तो सी और बी बिंदु के बीच एक संधारित्र है, कितनी धारिता का संधारित्र है, एस धारिता का। तो अब सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में एक संधारित्र अपन यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, कितनी धारिता, एस धारिता। उसके बाद में ध्यान दो, उसके बाद में ये वाला अपन ने दर्शा दिया, ये दर्शा ही दिया, ये भी दर्शा दिया। अब क्या बचा है, क्यू वाला, तो क्यू किस किस के बीच में है, डी और ए के, तो डी और ए के मध्य यहाँ लगाए अपन, डी और ए के मध्य। ठीक, उसके बाद में कौन सा बचा है, आर, किस किस के मध्य लगा हुआ है, डी और बी, तो डी और बी के मध्य ये अपन ने एक कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र लगा दिया। आ गया होगा समझ में। और ये क्या है, क्यू था ए और डी के मध्य, और बी और डी के मध्य क्या है, आर है। अब आपको इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको धारिता ज्ञात करनी है किनके मध्य, ए और बी के मध्य। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ इसका पूरा पुट कर रहा हूँ, यदि प्रत्येक संधारित्र की धारिता, जो भी संधारित्र है यहाँ जोड़े गए सबकी धारिता मान लो कितनी है, 4 माइक्रोफेड है। कितनी है, 4। मतलब इस P का मान, Q का मान, T का मान, R का और S का, प्रत्येक का मान है 4 माइक्रोफेड है। ठीक है, तो A व B के मध्य, A व B के मध्य ज्ञात करनी है तुल्य धारिता,
ये वाला टॉपिक है इसका, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दो, ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ, जो यहाँ अपन ने दर्शाया इस तरीके से। इस ए के और बी के, इनके मध्य आपको ज्ञात करनी है तुल्यधारिता। तो कैसे अपन अज्यूम करते हैं, कैसे मानते हैं कि एक को प्लस से दूसरे को माइनस से, ठीक है। दर्शाने की कोई ज़रूरी नहीं होती, आप समझो सिर्फ धारा प्रवाह के लिए। और धारा प्रवाह के आधार पर ही अपन समझते हैं कि कौन कौन से श्रेणी में और कौन कौन से समांतर में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखना भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये ए को प्लस से मान लिया और बी को माइनस से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अब ये क्या बन गया, क्या ये एक व्हाइट स्टोन सेतु है। अब इस व्हाइट स्टोन सेतु में सबसे पहले अपन ये ध्यान देते हैं कि क्या ये संतुलन अवस्था में है या नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, P/Q बराबर क्या होना चाहिए, R/S। तो P/Q का मान कितना हो गया, तो सबके मान 4 है, तो P का मान भी 4 और Q का मान भी 4, ठीक है। कितना आया, 1। R और S, फिर किसका, R और S। तो R और S का अनुपात R/S बराबर 4/4। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो आप लिखोगे P जो Q के साथ अनुपात है बराबर है किसके, R और S के अनुपात के। इसका मतलब ये क्या है, व्हाइट स्टोन संतुलन अवस्था में है। व्हाइट स्टोन संतुलन अवस्था में होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ ये होता है कि इस वाली भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी CD में जो धारा है वो कितनी होगी, CD में धारा कितनी होगी, 0। अगर इस CD में धारा 0 है, इसका मतलब ये भुजा अपन हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका कोई काम यहाँ नहीं है। जैसे ही अपन इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आपको पता है कि प्लस से आने वाली धारा कुछ भाग P में और शेष भाग Q में। जो भाग P में जा रहा है वही किस में जा रहा है, S में। जो भाग Q में जा रहा है वही किस में जा रहा है, R में। तो P और S किस क्रम में हो गए, श्रेणी में। Q और R किस क्रम में हो गए, श्रेणी में। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं आगे कि PS श्रेणी क्रम में है और इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता जो है वो मान ली कितनी, C1। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, 1/C1 बराबर 1/P प्लस 1/S। तो 1/P का मान 4, इसका मान भी सेम है, 4 है। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 2/4, यानी 1/2। और इस तरीके से C1 जो आपने इन दोनों की तुल्यधारिता मानी है कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैराड। सेम इसी प्रकार से Q और R भी किस क्रम में है, श्रेणी में। तो आप लिखोगे Q R भी श्रेणी में है। इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता को क्या मान लिया, C2 मान लिया। तो अब इसको ज्ञात करना है C2 को। तो सेम देखो Q का मान भी R का मान भी क्या है, 4 है। ये भी श्रेणी में है जैसे ये वाले थे। तो इसका मान भी कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड आएगा। अब इसके बाद में ध्यान दो, P और S की जगह एक संधारित्र लगाना 2 माइक्रोफैराड का, Q और R की जगह एक संधारित्र लगाना है 2 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब A और B के बीच यहाँ जो है वो कितने का लगेगा, 2 माइक्रोफैराड का। और इस भुजा पर भी कितने का आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड का। तो इस तरीके से 2 माइक्रोफैराड। अब ये बिंदु A और ये बिंदु B, अब ये दोनों संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देखो यहाँ से ये जो धारा है कुछ इसमें चली गई, शेष इसमें चली गई, ये हो गए समांतर क्रम में। तो आप क्या लिखोगे, अतः तुल्यधारिता C बराबर क्या हो गया, 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो धारिता तुल्यधारिता ज्ञात करते हैं वो उन दिए गए धारिताओं के योग होता है, ठीक है। तो ये तो था अपना व्हाइट स्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल, ठीक है। हो सकता है आपको सीधा सीधा दिया हो, इस तरीके से दिया हो, तो वो भी क्या होता है, व्हाइट स्टोन सेतु। तो डायरेक्टली आप अपने माइंड में रखोगे कि ये एक व्हाइट स्टोन सेतु ही है,
ठीक है, किस प्रकार से समझोगे, यहाँ आप देख सकते हो सी और डी दो बिंदु है, सी को ऊपर की तरफ लेके गए, डी को नीचे की तरफ लेके गए इस तरीके से, ठीक है। ये ए बिंदु और ये दूसरा बी बिंदु, तो ए और बी, फिर इनमें जैसे संधारित्र जोड़े गए वैसे ही इनमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल, इस पर दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल है वो पढ़ने अपने को। दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल है, जैसे वो तो था अपन व्हाइट स्टोन ब्रिज पर। अब इस टॉपिक में, अब जो टॉपिक होगा अपना वो है मल्टीप्लेट कैपेसिटर। मल्टीप्लेट, मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कई प्लेटें अगर दर्शाई गई है और उनसे कैपेसिटर बन रहे हैं अलग अलग, ठीक है, तो उनके लिए जो तुल्यधारिता वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसको अपन एग्जाम्पल से ही अपन समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अपन इसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि इस तरीके से ये ए, ठीक है, और ऐसे ही इस साइड ये बिंदु है बी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे प्लेटें दी हुई है, मल्टीप्लेट हो गई है, ठीक है, मल्टी का मतलब ज़्यादा। तो अब ये जो अपन है इनकी अपने को धारिता ज्ञात करनी है, और आपको लिखा हुआ है कि जो भी संधारित्र यहाँ बनेंगे, जो भी संधारित्र यहाँ बनेंगे उन सब की धारिताएं कितने मान के चलो आप, सी के बराबर, कितने मान के चलनी है, सी के। और फिर उन सब संधारित्रों के जो भी क्रम है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, जो भी क्रम है वो आप ज्ञात करके उन सब का क्या ज्ञात करनी है, तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है उनको अपन किस प्रकार से सरल करते हैं, तो इसके लिए अपन ने मान लिया कि भाई ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ऐसे नंबरिंग इसको दे देते हैं अपन। अब इसके बाद में इसको अपन सरल कर रहे हैं इसी को, तो किस प्रकार से, कितने बिंदु है, 2, तो वो 2 बिंदु अपन यहाँ लिख रहे हैं, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, ठीक है। अब ध्यान दो, ए बिंदु से कौन कौन सी प्लेट है, एक तो 1 है और दूसरी क्या है, 3 है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए, 1 और 3। बी जो है उस बिंदु से 2 नंबर और कौन सी है, 4 नंबर, तो यहाँ लिख दिया 2 नंबर और 4 नंबर। ऐसा करने से आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आगे ध्यान दो कि ये और ये कितने हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। तो अब ये 1 और 2, ये कैपेसिटर, तो ये आपने यहाँ लिख दिया कि भाई 1 और 2, ये एक कैपेसिटर, समझ में आया क्या भाई, ये कैपेसिटर की एक प्लेट और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, समझ आ रहा ना, 1 इधर है और 2 इधर है, समझ आया। एक किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे ये। उसके बाद में यहाँ ध्यान दो इसके बारे में, 2 और 3, तो 2 और 3 की अगर बारे में बात करें अपन, 2 और 3, तो 2 कहाँ है यहाँ पर, 3 कहाँ है यहाँ पर, तो ये अपन ने इस तरीके से कर दिया भाई 2 और 3 वाला, समझ आए। उसके बाद में 3 और 4 वाला, तो 3 और 4 को मिलाएंगे, 3 कहाँ ये और 4 ये,
तो 3 और 4, 3 और 4, ठीक है, समझ में आया। आपको दिया हुआ सबकी धारिता कितनी है, C। अब इसमें आप जैसे आपको ज्ञात करना था क्या, A और B, इसमें लिखा हुआ प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी इसके लिए अपन करेंगे सबके लिए एक ही क्वेश्चन होगा, वो क्या है, A B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो, तुल्य धारिता ज्ञात करो। जबकि आपको दिया हुआ क्या है, जो भी संधारित्र यहाँ निर्मित होंगे उनकी धारिता कितनी है, C है। तो अब देखो इसकी धारिता भी कितनी है, C, इसकी भी C, इसकी भी C। किस क्रम में ये, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि यहाँ से A को आप पॉजिटिव से माना, B को नेगेटिव से। तो A पर जो धारा आ रही है वो कितने भागों में, 1 2 और 3 भागों में धारा बट रही है। धारा बढ़ती है तो किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। तो आप क्या लिखोगे, तुल्य धारिता जो है, तुल्य धारिता इक्वल टू C प्लस C इक्वल टू 3C। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो सिर्फ ये समझने की दिक्कत है, कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, आपको करने का तरीका वो पता होना चाहिए। उसके बाद में ऐसे ही एक और अपन कोई प्रॉब्लम सरल करें ताकि अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। तो अब की बार इसको ऐसे मान लिया कि भाई ये सेम A ये A है और ये इस तरीके से ये क्या बिंदु है, B बिंदु। अब की बार ऐसे दिया हुआ आपको। तो अब इसमें सेम वही क्वेश्चन है, A B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो और जो भी संधारित्र निर्मित होंगे सबकी धारिता इक्वल है, C है, ठीक है। तो वैसे ही अपन नंबर जो है प्लेट है वो अगर दें तो 1 2 3 और 4, कितने बिंदु है, 2, A और B। तो A और यहाँ लिखा अपन ने B। अब ध्यान दो A पर कौन कौन से, A पर है 1 और 4, तो यहाँ अपन ने लिख लिया समझने के लिए 1 और 4। B पर कौन से, 2 और 3, तो 2 और 3। अब इसमें जैसे जैसे प्लेटें उस तरीके से देखो 1 और 2, तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, ये इस तरीके से आपने ये, ठीक, 1 और 2 के लिए। उसके बाद में 2 और 3, भाई आगे क्या है, एक ये तो कर दिया अपन ने। अब क्या करना है, 2 और 3, तो 2 यही है 3 यही है, कैपेसिटर नहीं बनाना, ये कैपेसिटर नहीं बना। क्यों, क्योंकि 2 भी यहीं पर है और 3 भी यहीं पर है। देख रहे हो, यहाँ से भी देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है। उसके बाद में आगे क्या है, 3 और 4, तो 3 और 4 के लिए यहाँ अपन दर्शाएं तो ये 3 है और ये 4 है, तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हो 3 और 4 के बीच वाले को, ठीक है। अब ये जो A और B, ये A बिंदु और ये B बिंदु, ठीक है, इनके बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ से आने वाली धारा ये 2 भागों में बंट रही है, तो इसका मतलब ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो आप तुल्य धारिता है उसका क्या सूत्र लिखोगे, समांतर क्रम के लिए जोड़ते हैं इनको, तो C प्लस C इक्वल टू T2C, ठीक है। तो ये वाला क्यों नहीं दर्शाया अपने 2 और 3, क्योंकि ये यहाँ से भी अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों प्लेट एक ही है, सेम ही है ना ये। उसके बाद में एक और अपन इस पर प्रॉब्लम्स है आगे सरल करें। तो मान लो कि ये आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, ये तो बिंदु है अपना A, कौन सा बिंदु है ये, A बिंदु है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है दूसरे B के लिए अपन अगर दर्शाएं,
इस तरीके से ये दिया हुआ, ठीक है, ये वाला। अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन होगा अपना, ए और बी के बीच में क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जबकि जो भी संधारित्र निर्मित होंगे प्रत्येक की धारिता कितनी है, सी है। जो बिंदु आपको ए और बी दिए हुए हैं वो ये वाले होंगे, ए और बी, ठीक है, क्वेश्चन सेम है ये वाला ही। अब इसमें ध्यान दो, जो नंबर है प्लेट वो अपन अगर दे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब इसमें अगर अपन पढ़े आगे तो किस तरीके से होगा, ये बिंदु कौन से, ए और बी। तो यहाँ आपने लिखा ए और यहाँ आपने क्या लिखा, बी। अब देखो ए जो है, ए जो प्लेट है उस पर क्या है, कौन सा है, 2। बी पर कौन सा है, 3। भाई जैसे यहाँ लिखता है ना अपन, ए के साथ क्या लिखा था, 1 और 4 लिखा था, बी के साथ क्या लिखा था, 2 और 3। अब अपने को क्या लिखना है, ए के साथ कितना लिखना है, 2, और बी के साथ कितना लिखना है, 3, लिख दिया। अब उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई, तो ये मान लो सी है, क्या है, सी, ठीक है। और इस सी से, ऐसे यहाँ कोई बिंदु ले लिया आपने, और उस सी बिंदु से एक तो क्या है, 1 और एक क्या है, 4। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 और 4। तो ये एक बार दोबारा से ध्यान दे लो, जैसे अपन इसको कैसे किया था, ए और दो बिंदु ए और बी थे, ए पर कौन कौन सी है, 1 और 4, तो क्या लिख दिया, 1 और 4। बी पर कौन कौन सी है, 2 और 3, तो ये। और उसके बाद में जैसे जैसे ये प्लेटें जुड़ी हुई है वैसे वैसे यहाँ दर्शाया इनको, ठीक है। जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 को मिला दिया, फिर 2 और 3 को मिला दिया, फिर 3 और 4 को मिला दिया, ऐसे। तो अब आपको ध्यान दो, ए और बी 2 बिंदु दे रखे हैं, ऐसे जो प्लेट है वो 2 है, बी से जो प्लेट है वो क्या है, 3 है। अब इसके बाद में ये 1 और 4 नहीं आ रही, तो इसके लिए अपन यहाँ कहीं बिंदु मान लेंगे क्या, सी, और उसको यहाँ डिनोट कर दिया। उस सी से क्या, 1 और 4। अब ये जो प्लेटें हैं उनको जोड़ो, देखो ये जो है 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 यहाँ कहाँ पर है, तो 1 और 2 ये वाला, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये एक कैपेसिटर हो गए, 2 प्लेटें हो गई। उसके बाद में 2 और 3, तो 2 और 3 को मिलाना मतलब 2 और 3, तो ये 2 और ये 3। उसके बाद में 3 और 4, तो 3 और 4 को इस तरीके से ज्ञात किन किन के बीच में करनी है, ए और बी के बीच में ज्ञात करनी है। तो अब इनमें आप देख सकते हो कि ये जो संधारित्र है ये वाला, और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि आप देख रहे हो कोई कहीं चेंज हो रही है क्या, ये बढ़ रही है, नहीं, सेम है। तो ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो आप श्रेणी का अगर निकालो तो इसमें लिख सकते हो, जैसे ये इसका और इसका कितना हो गया, 1/c प्लस 1/c बराबर कितना हो गया, 2/c। ये किन के बीच में है, ये इसका और इसका, तो आप यहाँ लिख सकते हो p और q, मान लिया इसको, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा p q के लिए, किसके लिए, p q के लिए। तो p q के लिए जब आप करो तो तुल्य धारिता कितनी हो गई, c/2 हो गई। अब जैसे आपने ये किया तो डायग्राम किस प्रकार से हो गई, ये बिंदु A और ये कैपेसिटर, यहाँ इनकी जगह कितने का कैपेसिटर आ गया, इनकी जगह आ गया c/2 का, और ये बिंदु A और बिंदु B, ठीक है। तो अब ये दोनों किस क्रम में, समांतर, ये कितने का है, C का, भाई जो दिए हुए वो किसके, सारे C के हैं ना। तो ये समांतर में, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जोड़कर c + c/2, और ये कितना हो जाएगा, 3/2c, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आज के टॉपिक में अपन ने पढ़ा है, जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है मतलब धारिता है,
वो कैसे ज्ञात करते हैं? तुल्य धारिता, दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? कौन कौन से प्रॉब्लम, किस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए? तो एक प्रॉब्लम अपने पढ़ी है व्हाइट स्टोन ब्रिज से संबंधित, और दूसरी प्रॉब्लम ये जो पढ़ी है कैपेसिटर कैसे निर्मित होते हैं, मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट का मतलब ज़्यादा प्लेटें हों और उसमें अपने डायरेक्टली देखते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि ये श्रेणी में या समांतर में। तो ये एक सिंपल सा ये एक तरीका है। ठीक है, ओके, थैंक्स।